नमस्कार। डीडी हरियाणा के विज्ञान जगत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें जीवाणु या जैविक पदार्थों के स्वरूप को बदलकर या उनकी सहायता से हम ऐसी चीज़ें ईजाद कर सकते हैं जो कृषि से लेके चिकित्सा तक सब में यूज़ होती है। बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत विस्तृत और विशाल क्षेत्र है। इसमें कृषि बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे सब फील्ड्स तो आते ही आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फील्ड्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, इसमें सम्मिलित हैं, जो बिल्कुल कटिंग एज हैं, जैसे जीनोमिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये सारे ऐसे फील्ड हैं, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान हो रहे हैं और उसके परिणाम भी अब आना शुरू हो गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कैसे इसके अच्छे परिणाम आगे आके हमारे जीवन को सुधारेंगे, और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर भारत के दो बड़े प्रतिष्ठित और ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक। हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कौर अरोड़ा। डॉक्टर अरोड़ा बहुत सारे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी हैं। आप एक ट्रेंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और 35 वर्षों से अनुसंधान और पठन पाठन के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर, उत्तर भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर में एक विशेषज्ञ और सलाहकार के रूप में मार्गदर्शन दे रही हैं। उनके साथ हैं प्रोफेसर देशदीपक सिंह। प्रोफेसर सिंह एक फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट हैं। आप विभागाध्यक्ष हैं बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से भी एसोसिएटेड हैं और 35 वर्ष का लंबा अनुभव आपके पास भी है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, उसको पढ़ाना और उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को कमर्शलाइज करना भी शामिल है। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर अरोड़ा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सरल भाषा में बायोटेक्नोलॉजी क्या है और भारत के लिए कौन कौन से ऐसे क्षेत्र इस फील्ड के हैं जो ज़्यादा उपयोगी हैं। बायोलॉजी तो बड़ी देर से इस विषय को हम जानते हैं। सो बायोलॉजी का जो पहला वर्ड बायो, जैव, उसको लिया, और टेक्नोलॉजी यानी जो भी कोई वैज्ञानिक अध्ययन को जब हम उससे कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस विकसित करते हैं, वो टेक्नोलॉजी हुई, और इन दोनों के मिश्रण से ये लफ्ज़ बना बायोटेक्नोलॉजी। इनफैक्ट बहुत साल पहले 1919 में एक हंगेरियन इंजीनियर ने ये टर्म कॉइन करी। तब से जो ये प्रोडक्ट और प्रोसेसेस जैव पदार्थ, जैसे आप कहिए पौधे, जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, उन सब से जो पैदा होते हैं प्रोडक्ट या प्रोसेसेस जो कि मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए, हमारे बेनिफिट के काम आते हैं, वो सब इस लार्जर टर्म के अंडर आते हैं। प्रोफेसर सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप एक फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट हैं। भारत की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां इंडिया में पाई जाती हैं जो अभी भी बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, और उसके बहुत सारे अब स्ट्रेन्स भी ऐसे आ गए हैं जो काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल साइंस या बायोटेक्नोलॉजी ये जो डिजीज़ेज़ हैं या बीमारियां हैं, इनकी रोकथाम के लिए कैसे सहायक है? रजत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आपने हमें जो मेन क्वेश्चन किया है कि बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ में कैसे काम कर रही है, डिजीज़ में कैसे रोल प्ले कर रही है, तो ये एक इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है। जैसे अभी तक जो भी हमारे पास मेडिसिन्स आई थी वो केमिकल बेस्ड है, फार्मास्यूटिकल बेस्ड इनको बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस किया तो हमारे को बायोलॉजी की
जो फंक्शनिंग है, जो ह्यूमन बायोलॉजी है और जो उसके साथ एसोसिएटेड हमारे बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, उनका जो इंटरेक्शन है वो क्लियरर होता जा रहा है। हर साल हमें नई खोज मिलती है, नई रिसर्च मिलती है। तो जैसे आपने एक स्पेसिफिक एग्जांपल पूछा माइकोबैक्टीरियम का, ट्यूबरकुलोसिस का, तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए बहुत देर से कोई नई दवाई नहीं आ रही। बेडाक्विलिन का एक दवाई है जो अभी थोड़ी देर पहले बहुत इफेक्टिवली आई थी, लेकिन ये सब ड्रग्स जो होती हैं इनकी रेजिस्टेंस बन जाती है। तो बायोटेक्नोलॉजी बेस जो जिसमें है वो मेडिसिन को और प्रिसाइज बनाता है। प्रिसिशन मेडिसिन एक टर्मिनोलॉजी है, और उसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी उसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया एक तरह के नहीं रहते कीटाणु के, हम बोले कि माइकोबैक्टीरियम एक ही तरह का हर जगह है, वो नहीं है। वो माइकोबैक्टीरियम एक इंसान के अंदर बहुत देर तक रह सकता है, लेकिन अपना वो लक्षण नहीं शो करता। तो हम उसको किस स्टेज पे कैसे उसको अटैक करना चाहते हैं, वो हम जो है एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ये कि स्ट्रेन का जो कॉम्पोजिशन है, जो बैक्टीरिया है जो कॉज कर रहा है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है। दैट अप्लाइज टू एवरीथिंग। कोविड का भी ले लो आप, या प्लाज्मोडियम जो मलेरिया करता है उसका भी। तो आपका जो इफ़ेक्ट है मेडिसिन का वो पर्सनलाइज्ड या जो स्पेसिफिक हो जाएगा। तो ऐसे फील्ड एक वैक्सीन रिसर्च का बहुत देर से चल रहा है, लेकिन हमने अभी तक भी एक सक्सेसफुल वैक्सीन नहीं बना पाए माइकोबैक्टीरियम, क्योंकि वो बहुत जल्दी चेंज करता है। उसका जो जीनोम है, उसका जो डीएनए बहुत जल्दी से चेंज होता है। तो इफेक्ट जो बॉडी में है, एक तो है कि खुद की बॉडी को अपना इतना स्ट्रेंथन किया जाए, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम है उसको ही इतना, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें तब अटैक करती है जब हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। तो उसको एक्टिवेट किया जाए। दूसरा जो है उस टाइम पे जो वो पर्टिकुलर माइक्रोबियल स्ट्रेन है, जो उस कीटाणु के जो लक्षण है या उसमें जो जीनोम है, उसको समझ के उसके हिसाब से मेडिसिन तैयार की जाए। तो इसीलिए हमें कोविड में सक्सेस मिली, क्योंकि वैक्सीन पर्सनलाइज, लेकिन उसके बाद उसके स्ट्रेन इतनी तेज़ी से चेंज हुए। लेकिन हम मलेरिया के लिए वैक्सीन नहीं बना पाए, हम माइकोबैक्टीरियम के लिए वैक्सीन नहीं बना पाए, एड्स के लिए सक्सेसफुल वैक्सीन अभी तक नहीं बना पाए, क्योंकि बहुत तेज़ी से चेंज होती हैं। तो रिसर्च चल रही है इसमें, और मेरे को लगता है कि एंटी इन्फेक्टिव्स में शायद एंटीबायोटिक्स का जो दौर था वो शायद अब कम हो जाएगा, और जो ये इन स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसमें बॉडी का खुद का इम्यूनोलॉजिकल एनहांसमेंट हो और स्पेसिफिक इंटरेक्शंस हो, उस पर रिसर्च ज़्यादा हो रही है। जी प्रोफेसर अरोड़ा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब हर चीज़ की शुरुआत जो होती है वो बचपन से होती है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जिनको साइंस में बहुत इंटरेस्ट होता है, और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, उसमें भी इंटरडिसिप्लिनरी जो एजुकेशनल अप्रोच है उसको बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी है तो एक सुपर स्पेशलाइज्ड फील्ड, तो इसको स्कूल लेवल पे कैसे पॉपुलराइज किया जाता है, ये एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है कि कैसे एक बच्चा जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना चाहता है वो इसको एज ए करियर ऑप्शन चूज़ करके, और कौन कौन से ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं भारत देश में जहां आदमी जाए और एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट, एक ट्रेंड बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनकर बाहर निकले। एक तो स्कूल लेवल पे भी रजत जी अब बायोटेक्नोलॉजी इन बायोलॉजी उसके सारे एडवांस टॉपिक्स जो हैं वो कवर होने लगे हैं। इनफैक्ट बायोटेक्नोलॉजी लैब्स भी बनाने का देयर इज़ अ सेपरेट डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत बना, जो 1986 में बना। तो काफ़ी वहाँ से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी और जो है स्टेट्स के स्तर पर भी। स्कूलों में जैसे मैंने कहा, एक तो जो एडवांस्ड विषय हैं वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हैं बायोलॉजी के अध्ययन के तहत। इसके साथ साथ एक ब्लिस करके प्रोग्राम है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने चलाया, बायोटेक्नोलॉजी लैब्स इन सेकेंडरी स्कूल्स। वो फ़िलहाल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में चलाया है। उसका एक एक्सपेरिमेंट वहाँ पे हो रहा है। लैब्स में पूरी हैंड्स ऑन जो है एक्सपीरियंस दिया जाता है। मैंने खुद भी एक, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं रीजनल लैंग्वेज में जैसे स्कूल्स में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो उनके लिए ईज़ हो जाए समझने के लिए एक एनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी बायोटेक्नोलॉजी की पंजाबी भाषा में तैयार करी। वो सारे स्कूलों में भी सर्कुलेट हुई और अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है।
मैंने यूनेस्को के लिए भी तैयार किया था एक डिजिटल मॉड्यूल्स जो है एक्टिविटी बेस्ड मॉड्यूल्स, जिससे बायोटेक्नोलॉजी को बच्चे आसानी से समझ सकें। यूनेस्को ने उसे काफ़ी कंट्रीज़ में डिसेमिनेट किया। आगे आपने पूछा कि करियर कैसे बच्चे जब इसमें बढ़ाना चाहते हैं कैसे जा पाएँ, कहाँ कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अपने 14 जो हैं वो ऑटोनॉमस नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जी। एक तो उनमें जा सकते हैं, और आज के दिन में ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में बायोटेक्नोलॉजी एक डिपार्टमेंट है। जी। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें अवेलेबल हैं। ये एक सेक्टर इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है कि 2014 में कोई 10 बिलियन US डॉलर की इसकी मार्केट थी, इंडियन बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर की मैं बात करूं, और 2024 में ये कोई 165 बिलियन US डॉलर पे पहुंच गया, और आगे 2030 तक 300 बिलियन डॉलर की मार्केट की प्रोजेक्शन है। इसका मतलब है कि इसमें ह्यूमन रिसोर्स की बच्चों की बहुत रिक्वायरमेंट है। बहुत से फेलोशिप्स भी अवेलेबल हैं। बच्चे PhD और पोस्ट डॉक्टरेट करना चाहते हैं तो वो फेलोशिप्स अवेलेबल हैं। सो ये अच्छे से स्ट्रेटेजाइज ह्यूमन रिसोर्स जनरेशन को इंडिया में किया हुआ है। जी जी जी, बहुत अच्छे। प्रोफेसर सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे मैडम ने अभी कहा कि बहुत सारी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक रिसोर्स जनरेटिंग पोटेंशियल भी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग पोटेंशियल भी है, और प्रॉफिट जनरेटिंग पोटेंशियल भी है। अब आप एक फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट हैं, और अभी आपने पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात की, और आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी अभी आप जनरेट कर रहे होंगे अपनी लैब्स में। एक बड़ा ही कॉमन और बड़ा ही एक नैगिंग प्रॉब्लम हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैकल्टी में देखी जाती है, वो ये है कि रिसर्च काफ़ी सालों तक रिसर्च करने के बाद एक प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है, लेकिन वो कमर्शलाइज होने में उसको काफ़ी समय लग जाता है। तो इसको, ये जो प्रॉब्लम, जो एक बड़ी एक गंभीर प्रॉब्लम आ रही है, इसको आप कैसे एड्रेस करना चाहते हैं? पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये इंजीनियरिंग की एक तरह कोई फील्ड नहीं है कि जो आपने कुछ बनाया और इमीडिएटली उसको आपने मार्केट कर दिया। इसमें जो ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन है, फिर अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका वातावरण के साथ इंटरेक्शन है, तो उसकी सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है। तो आप मतलब कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसकी ट्रायल और सेफ्टी एक बहुत मेजर इशू बने। इसीलिए जो BT का प्रोडक्ट्स हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी GMOs जिनको हम बोलते हैं, इसीलिए वो इतने कामयाब नहीं हो सके। अभी भी हम श्योर नहीं है कि हमारे एनवायरनमेंट पे उसका क्या इफेक्ट होगा। और अगर हम ह्यूमंस के लिए ले, जैसे कोई वैक्सीन लें या कोई भी चीज़ हम ह्यूमन के लिए बना रहे हैं, तो नॉर्मल जो रूल ऑफ थंब है वो ये बोलता है कि 10 साल का ट्रायल चाहिए और $1 बिलियन का उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो आपका जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर शॉर्ट फॉर्म में तो ये है कि 10 साल वेट करना पड़ता है। आज मैंने लैब में कुछ खोजा, 10 साल के लिए ट्रायल चाहिए उसके, और $1 बिलियन चाहिए अगर वो सक्सेसफुली इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहते हैं। तो सर, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा। अब ये तो हम सरकारी तंत्र की बात करते हैं। इंडिया ने बहुत ज़्यादा रिसर्च पे पिछले दिनों फंड्स एलोकेट किए हैं, और जो अगर हम बात करें कि टोटल GDP में जो रिसर्च का जो शेयर है वो लगातार भारत में बढ़ रहा है। ये तो इंडिया की बात हुई। तो पर जो आप बातें सारी कर रहे हैं, तो जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हैं, हम ये देख रहे हैं कि वहाँ भी इस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं और प्रोडक्ट्स रिलीज़ कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि जो उनकी जो पेस है वो हमारे से थोड़ी ज़्यादा है? हमें एक चीज़ बहुत ध्यान से सोचनी चाहिए कि जो इंडस्ट्री है उसका तो फोकस ही है, उसका तो उनकी पाइपलाइंस बहुत सालों से चल रही हैं, और उनका फेलियर रेट भी है, उनका सक्सेस रेट भी है। तो जैसे कि आपको माय आइडिया होगा, इसमें फेजेस होते हैं डेवलपमेंट के। यूनिवर्सिटी में उन फेजेस को क्रॉस करना, जैसे फेज़ 1 है तो छोटे से टेस्टिंग हो गया, फेज़ 2 बढ़ता जाता है, फेज़ 3 और फेज़ 4, और ऐसे क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस होते हैं। तो इन फेजेस को क्रॉस करने के लिए उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो पैसा चाहिए, वो पॉसिबल तब है जब हम किसी इंडस्ट्री टाई अप करें। तो जो आप बात कर रहे हैं उसमें आप जो स्ट्रेस हो रहा है वो इंडस्ट्री और एकेडमिया का इंटरेक्शन की बात बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। तो लेटर से मैंने
कुछ खोज की। मैं सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स पे ज़्यादा बात कर रहा हूँ इस वक्त, या बायोटेक, एग्रीकल्चर बायोटेक है, ये दो फील्ड पे स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट आपने शो कर लिया, उसको हैंड होल्डिंग करके आगे तक ले जाने के लिए एक जो सफ़र है उसमें शायद अभी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस शायद अभी सक्षम नहीं है, लेकिन वो कोलैबोरेशंस चल रही हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंटरेक्शन कर रही हैं एकेडमिक्स इंडस्ट्री के साथ। तो वहाँ से वो जो फेज़ होता है, बीच में एक छोटा सा गैप रह जाता है, वो गैप ब्रिज अप कर रही है बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स, जैसे उनकी स्टार्टअप इनोवेशन स्कीम्स हैं, और उनके जो बायोनेस्ट प्रोग्राम है। बायरेक एक डीबीटी का स्पिन ऑफ है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। तो वो हम यहाँ तक ले गए, तो इस बीच में जो इंडस्ट्री ने आगे डेवलपमेंट, वहाँ का जो जर्नी है उसको वो ब्रिज करती है। तो ऐसी इंडिया में बहुत सारी स्कीम्स आ गई हैं कि आपको स्टार्टअप इनोवेशन के लिए फंड दिया जाएगा, आप अपने लैब से प्रोडक्ट आगे तक तो लेके जाइए, और इसमें से 100 में से 10 या 5 ही आगे जा पाएंगे। लेकिन वो जो 95 फेलियर है उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है, क्योंकि उसी में से कुछ निकलेगा। तो जब वो यहाँ क्रॉस कर गया इसके आगे, तो फिर तो एक मेगा वो वेंचर बन जाता है, जिसके लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशन भी बन रहे हैं और स्कीम्स भी आ रही हैं और इंडस्ट्री हैंड होल्डिंग भी आ रही है। तो ये जो सफ़र है यूनिवर्सिटी से बेसिक रिसर्च और बीच में इंडस्ट्री का इंटरेस्ट शो करना, वो गैप था, इसीलिए शायद हम अपनी रिसर्च को कमर्शलाइज नहीं कर पाए। अब वो ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है धीरे धीरे विद ऑल दीज डिफरेंट स्कीम्स जो हमारी आ रही हैं। तो ये इतना जैसे मैंने सोनीपत तक पहुंच गया, दिल्ली जाना है, तो दिल्ली तक का बीच में थोड़ा सा जो रास्ता रह गया वो मेरे को कोई ले जाए, जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यू आर राइट, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। वो अब स्कीम्स बहुत सारी ऐसी लास्ट माइल कनेक्टिविटी ले आ रही, पेटेंट प्रोटेक्शन के लिए, स्टार्टअप के लिए, ग्रांट्स के लिए। उतना सफ़र हो गया तो आगे जो है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो इंडस्ट्री इंटरेस्टेड हो जाती है। जब वो इंटरेस्टेड होगी तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज हैं, वो अभी हमारे लिए एक पैराडाइम बन रहा है। लेकिन आई एम श्योर धीरे धीरे यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी बन जाएंगी, क्योंकि रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में ही होती है, इंस्टीट्यूशंस में होती है, तो इतनी बड़ी इस एक्सपेरिमेंट के बाद इतनी बड़ी बन जाएंगी खुद ही कि अपने प्रोडक्ट्स को आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल, जैसा प्रोफेसर आपने कहा, और यही मॉडल कहीं ना कहीं यूएस में भी लागू हो रहा है, जहाँ यूनिवर्सिटीज़ पे ही इतनी बड़े लेवल पे रिसर्च हो रही है और अल्टीमेटली उसी को कमर्शलाइज करके यूनिवर्सिटीज़ अपना जो है एक पहचान बना रही हैं। मैम, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट आपने पूछा था कि कमर्शलाइजेशन में, रिसर्च और कमर्शलाइजेशन के बीच में डिले क्यों होता है। तो उसमें एक सबसे पहले तो ये जानना कि इंडस्ट्री को प्रिसाइजली चाहिए क्या, फिर उस हिसाब से जब यूनिवर्सिटी रिसर्च करती है तो वो गैप बड़ी जल्दी ब्रिज होता है। इनफैक्ट ये पिछले हफ्ते ही एक मैंने जो हमारा नॉर्थ रीजन साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर है, वहाँ हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया सिन फार्मा नाम से, सिनर्जाइजिंग फार्मा, जिसमें हमारा मोहाली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च है और पंजाब यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज है। ये दोनों लीड इंस्टीट्यूशन हैं और पूरे ये नॉर्थ रीजन में जितने भी इंस्टीट्यूशन जिनके साथ फार्मास्यूटिकल साइंसेस है, बायोटेक्नोलॉजी है, उनको साथ में जोड़ा है। तो सारे इस रीजन की इंडस्ट्री बुलाई और इंडस्ट्री ने अपनी नीड्स बताई कि हमारी ये छोटी बड़ी ये रिसर्च की अनमेट नीड्स हैं जिसके हमें सोल्यूशन चाहिए, 6 महीने में, 9 महीने में जल्दी सोल्यूशन चाहिए ताकि हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। तो उसके साथ साथ इसको एक एंड टू एंड प्रोग्राम बनाया, एक कॉल फॉर प्रपोजल साथ ही ओपन किया कि इंस्टीट्यूशन एक इंडस्ट्री पार्टनर ले और इस नीड को एड्रेस करें। उसके लिए ग्रांट अवेलेबल करवाई है और उस ग्रांट में इंडस्ट्री भी अपना हिस्सा डालेगी। इसी तरह एक इनिशिएटिव, जैसे मैंने बताया, नाइपर मोहाली एक लीड इंस्टीट्यूशन है, तो इसी सिन फार्मा इनिशिएटिव के तहत नाइपर ने एक स्पेशल पीएचडी प्रोग्राम शुरू किया जिसमें एक गाइड नाइपर से होगा और एक गाइड इंडस्ट्री से होगा और 5 साल के लिए जो भी बच्चा डॉक्टरेट डिग्री करेगा इंडस्ट्री की दी हुई प्रॉब्लम के ऊपर, उसको नाइपर से फेलोशिप दिया जाएगा। तो ये कुछ और इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑफिसेज भी सेटअप किए हैं ताकि अगर कोई एकेडेमिया कोई टेक्नोलॉजी तैयार करता है तो वो इंडस्ट्री को जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र की जाए। सो इस तरह के काफ़ी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। मैम, गवर्नमेंट, अभी आपने बात किया, गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से इसको बढ़ावा दे रही है, खासकर बायोटेक सेक्टर में रिसर्च को। तो बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की चलती हैं। एक बिग स्कीम बायोटेक
ग्रांट टेक्नीशियन स्कीम, एक ये बहुत ही एक बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस क्षेत्र में है, और इसी के साथ बायो E3 यानी बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये बहुत हाईलाइटेड स्कीम्स हैं, इनके बारे में थोड़ा आप बताएं। तो बिग तो बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट है, मतलब अगर कोई आइडिया स्टेज पे या प्रोटोटाइप स्टेज पे किसी के पास कुछ है, कोई मतलब आइडिया है जिसको वो आगे लेके जाना चाहते हैं, तो 18 महीने के लिए 50 लाख तक की डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भारत सरकार का ग्रांट देता है। और पूरे देश भर में इंक्यूबेटर्स हैं जो जहां बच्चे ये ग्रांट देके काम कर सकते हैं और अपना स्टार्टअप तैयार कर सकते हैं। जो बायो E3 की आपने बात करी, वो एक पॉलिसी है, वो एक पॉलिसी लास्ट ईयर अगस्त में गवर्नमेंट ने रिलीज़ करी है, जिसमें ख़ास फोकस ये है कि भारत का ये एक टीचा है कि 2070 तक हमने नेट ज़ीरो होना है, मतलब कार्बन एमिशंस हमारी ज़ीरो होंगी, न्यूट्रल होंगी। तो उसका ये पॉलिसी का ये एक काफ़ी एक पिवटल पॉइंट है कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस का जाना, वेस्ट टू वेल्थ के ऊपर फोकस, ये सारे फोकस एरियाज़ हैं बायो E3 में। और इसी के अराउंड वो टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो आगे एंटरप्राइजेज़ बने और उसी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, क्योंकि जब एज अ कंट्री इंडिया ने ये डिक्लेयर किया है कि हम नेट ज़ीरो होंगे बाय 2070, इसका मतलब पूरी तैयारी अब से उसकी तरफ शुरू है। यहाँ एक चीज़ और जानना चाहूँगा, प्रोफेसर सिंह ने अभी कहा कि एग्रीटेक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ वाकई बहुत स्कोप है बायोटेक्नोलॉजी का, उसके प्रचार प्रसार में। तो इंडिया जैसे पॉपुलेशन अभी भी एक्सप्लोजन फेज़ में है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादक क्षमता और उत्पादकता, ये दो ऐसे चैलेंजेस हैं जो अभी भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। और इसमें एक और चैलेंज जुड़ गया है, वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का, प्रदूषण का। तो बायोटेक्नोलॉजी कैसे फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक है, और साथ साथ वो ये कैसे सुनिश्चित करती है कि ये प्रोसेस तो साथ साथ चलती रहे लेकिन उससे इन्वायरमेंटल डैमेज यानी पर्यावरण का नुकसान ना हो। तो जैसे आगे कन्वेंशनल ब्रीडिंग में मान लीजिए कोई एक प्लांट की वैरायटी को तैयार करने में जितना समय लगता था उससे समय बहुत ज़्यादा कम लगे, उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सी टेक्निक्स विकसित हुई हैं, जैसे माइक्रो असिस्टेड सिलेक्शन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग डॉक्टर साहब ने अभी बात करी थी, उसमें अभी रेगुलेटरी कई इश्यूज़ हैं, पर एट द सेम टाइम जैसे माइक्रो असिस्टेड सिलेक्शन है, उसमें बहुत छोटे समय में जो ट्रेट हमें वैरायटी में चाहिए, मान लो झाड़ ज़्यादा चाहिए या हमें डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ चाहिए, पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ चाहिए, तो उसकी तैयारी वैरायटीज़ की बहुत थोड़े समय में हो सकती है और वो फार्मर्स को ऐसी वैरायटीज़ जल्दी मिल सकती हैं। तो ये एक हुआ, और इसके साथ साथ जैसे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में माइक्रो प्रोपिगेशन, प्लांट टिश्यू कल्चर जिसको कहते हैं, उसका काफ़ी योगदान है। कोई भी जो मेन हमारी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, बनाना है, उसका एक्सपोर्ट बहुत बड़ा, क्योंकि माइक्रो प्रोपिगेशन आ गया, वो ट्रू टू टाइप जैसा हम पौधा चाहते हैं वैसा मिल जाए, डिजीज़ फ्री, वायरस फ्री मिल जाए, ये बहुत जल्दी संभव हो गया। अब शुगर केन की जितनी मिल्स हैं उन्होंने अपनी प्लांट टिश्यू कल्चर की लेबॉरेटरीज़ लगाई हुई हैं। एक पूरा इंडिया में नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम है फॉर टिश्यू कल्चर प्लांट्स, जो बड़े इंडस्ट्री जो चाहे हॉर्टिकल्चर में या फ्लोरिकल्चर में जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स में फ्लावर्स की प्रोडक्शन कर रही हैं थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर, उनको सर्टिफाई किया जाता है ताकि जो आगे बायर है उसको पूरा कॉन्फिडेंस मिल जाए कि ये प्रोडक्ट वायरस फ्री है। जी मैम, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा। जी डॉक्टर सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी ये बड़ा ही पर्टिनेंट, बड़ा ही रेलेवेंट क्वेश्चन मैम ने रेज किया है और इसका इन्होंने किसी हद तक उत्तर भी दिया है। आप चूँकि फार्मास्यूटिकल साइंसेज से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हो सकता है भविष्य में आए जिनमें जीन थेरेपी से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हों। तो कई बार हम ये देखते हैं कि जो एंड यूज़र है, यानी कोई पेशेंट है व्यक्ति या कोई किसान है, वो उन प्रोडक्ट्स को लेने से कतराता है। वो ये कहता है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट है,
या मेडिसिन है, तो हो सकता है इसका उतना अच्छा प्रभाव हमारे शरीर पर ना हो, या इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हों वो फार आउटवे कर दें इसके बेनिफिट्स को। तो ये जो एक बड़ी समस्या है, इसको कैसे बायोटेक्नोलॉजी एड्रेस कर रही है? एक पॉइंट तो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि बायोटेक एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। जो फार्मा में जो मेडिसिन बायोटेक बेस की हैं, नॉर्मली आप देखेंगे कि ऐसे ओवर द काउंटर नहीं है कि अब पिल ले लिया आपने खा लिया। तो जहाँ तक मेडिसिन का बायोटेक के साथ रिलेशन है, नॉर्मली अंडर मेडिकल सुपरविजन ली जाती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन है, अब तो हमने इंसुलिन इतनी अच्छी बना ली है कि पेशेंट जो है, लेकिन फिर भी डॉक्टर को पीरियोडिकली उसको दिखाना पड़ता है कि मैं इंसुलिन ऐसे ले रहा हूँ, इतनी डोज ले रहा हूँ, डोज बॉडी क्लोजली मॉनिटर करनी पड़ती है। ऐसे ही और कई मेडिसिन हमारी जो फार्मा में यूज़ होती हैं। तो जब आपका डायरेक्ट डॉक्टर आपको रेकमेंड कर, जिस पे आपका पूरा फेथ है, डॉक्टर आपको मॉनिटर कर रहा है, तो पेशेंट कंप्लायंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लेकिन जब आप ओवर द काउंटर जाके कोई भी सबसे टॉप की एंटीबायोटिक खरीद सकते हैं और खा सकते हैं, तो वो भी तो एक मिस फेथ है ना। वो भी तो हम ऐसे सोच रहे हैं कि छोटा सा जुकाम हुआ तो चलो सबसे बड़ी जो एंटीबायोटिक वो ले लें। जब हम वहाँ तक जा सकते हैं, तो इसको एक्सेप्ट करने में जो कि डॉक्टर की सुपरविजन के आपके साथ हो रहा है, तो वो मेरे को लगता नहीं इतना बड़ा इशू बनेगा। जब पेशेंट्स को धीरे धीरे उसका बेनिफिट नज़र आना शुरू हो जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसका मच बेटर है। और ये एक डेवलपिंग फील्ड है, अभी भी इतना वो जैसे फार्मास्यूटिकल वेल डेवलप्ड हो गए हैं, वैसे बायोटेक इन हेल्थ एक अभी भी एक डेवलपिंग फील्ड है जो कि बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। तो पेशेंट की जो उसके साथ जो इंटरेक्शन है, जो पेशेंट का फील्ड के साथ जो रिलेशन है, धीरे धीरे आई थिंक वो कोरोना के एक बेनिफिट ये हुआ कि लोगों को हर एक को पता लग गया RT-PCR क्या होता है, वैक्सीन क्या होती है। तो उसे एक डिसेमिनेशन होगी, नॉलेज जो है सबको मिल गई है। तो बायोटेक प्रोडक्ट्स जो हैं एक्सेप्टेबल होंगे, बट मेडिकल इंटरवेंशन बहुत क्लोजली मॉनिटर करेगी उसको हमेशा, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बहुत पोटेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स हैं इनके। तो मेडिकल डॉक्टर साथ में हमेशा एसोसिएटेड रहेगा इन प्रोडक्ट्स के लिए, तो ऑटोमेटिकली फेथ बढ़ता जाएगा जब लोगों को लगे कि हाँ कैंसर में बहुत इफेक्टिव हो रही हैं, डायबिटीज़ में बहुत इफेक्टिव हो रही हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में बहुत इफेक्टिव हो रही हैं। आई एम श्योर लोगों का फेथ बहुत बढ़ेगा इसमें। जी, तो मैं एक और प्रश्न आप दोनों से पूछना चाहूँगा, क्योंकि यू बोथ आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद रिसर्च एंड दैट टू फॉर मेनी मेनी डेकेड्स नाउ। तो आने वाले समय में 5 वर्ष में, 10 वर्ष में क्या नए ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आएंगे, या कुछ नए ऐसे इनोवेटिव टेक्निक्स आ रही हैं जो वाकई हमारे जीवन को बदलेंगी? इसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़। मैं शुरू करूँ मैम? प्लीज। ओके। मेरे को 3 चीज़ों पे बहुत अच्छा जो एक्साइटमेंट लग रही है। एक तो जो जैसे मैंने बताया कि बायो एनर्जी एक बहुत बड़ा एरिया बनने वाला है, क्योंकि आप देखोगे पराली कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, बायो वेस्ट कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको बायोथिनॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो पानीपत में एक रिफाइनरी, वहाँ बायो रिफाइनरीज बनी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनने वाली हैं। तो उससे हमारा जो वातावरण है, उसका जो हमारा प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी। दूसरा जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, प्लास्टिक के साथ जो हमने हिमाचल में बैन करना पड़ा और इतना हमने अपना एनवायरनमेंट डिग्रेड कर दिया, तो उसको जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर चक्रवर्ती थे, उन्होंने एक पेट्रोलियम ईटिंग बैक्टीरिया इजाज किया था, एक प्रोडक्ट बनाया था, बहुत साल पहले की बात है। तो अगर ऑयल स्पिलेज, जब हम बड़े बड़े लाइनर्स, ओशन लाइनर्स जाते हैं तो ऑयल स्पिल हो जाते हैं, तो उसको बैक्टीरिया वो पेट्रोल को क्लीन करने के लिए आप छोड़ सकते हो और वो उसको क्लीन करता है। ऐसे ही बहुत सारे चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जिससे कि आप अपने एनवायरनमेंट को दोबारा से क्लीन कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं सर एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, कुछ ऐसे प्लांट बेस्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो हैवी मेटल्स जो हैं वाटर में, उसको भी जो है हैवी मेटल बहुत सारी इंडस्ट्री के पास वो पाए जाते हैं ऐसे कीटाणु, और जो कि बायोरेमेडिएशन। तो ये बड़ा एक्साइटिंग फील्ड मेरे को लग रहा है। हमारा एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेस्टिसाइड और जो पंजाब और हरियाणा की धरती इसको हमने ख़राब कर चुके हैं, इनके इजाज़ होना चाहिए। तीसरा जो सबसे बड़ा मेरे को एक एक्साइटमेंट लग रही है वो है रीजनरेटिव मेडिसिन। उसका मतलब ये है कि आपका जो जन्म होता है उस टाइम पे जो मदर की अम्बिलिकल कॉर्ड है वो फुल ऑफ स्टेम सेल्स होती है, उसको आप स्टोर कर लीजिए विद द होप कि कल को ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं कि आपका हार्ट रीग्रो हो सकता है, आपका लिवर रीग्रो हो सकता है, आपका स्किन टिश्यू रीग्रो हो सकता है। तो आपको कहीं पे डिफ़िकल्टी है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज़ कॉमन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ कॉमन, तो आपके ही सेल से बनाया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि बॉडी उसको रिजेक्ट नहीं करेगी। तो जब बॉडी रिजेक्ट नहीं करेगी उसकी एक्सेप्टेंस बहुत हाई हो जाएगी। तो ये 3 एरियाज मेरे को बहुत एक्साइटिंग लगते हैं जिनका बायोटेक से डायरेक्ट रिलेशन लिंक्ड। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, अनदर एरिया बायो मैन्युफैक्चरिंग
जिसमें हमारे यहाँ जैसे मोहाली में भी इंस्टीट्यूट है, नेशनल एग्री फूड एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन, जो बायो E3 पॉलिसी की बात करी थी। जैसे मैंने बोला क्लाइमेट चेंज पे उसका काफ़ी फोकस है, उसके साथ साथ बायो मैन्युफैक्चरिंग पे भी उसका काफ़ी फोकस है। सो आने वाले टाइम पे इस पे बहुत काम होगा। इसकी छोटी छोटी कई एग्जांपल, एक स्टार्टअप की मैं एग्जांपल दूँ, वो पोल्ट्री वेस्ट से कैरेटिन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो आने वाले टाइम में उसको बड़े स्केल पे बना पाएंगे। सो उसके साथ साथ जुड़ता एरिया एनर्जी का, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, टारगेट है कि 2030 तक इंडिया ब्लेंडिंग पेट्रोल में जो है वो 20% तक ले जाए इसकी बायो एथेनॉल से। जी, तो हमने देखा कि जो बायोटेक्नोलॉजी है इसमें असीमित संभावनाएं हैं। इसमें चैलेंजेस तो हैं, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास वो नो हाउ है, हमारे पास वो ज्ञान है, जिसकी वजह से हम उन चैलेंजेस को बदलकर, उनके स्वरूप को बदलकर, उनको पार करके हम बहुत सारे ऐसी उपयोगी वस्तुएं बना सकते हैं जो हमारे जीवन में सहायक होंगी और बीमारियों से बचाएंगी, प्रोडक्टिविटी बचाएंगी, और जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है जैसे, या जैसे कृषि है, हेल्थ है, इनमें सहायक सिद्ध होंगी। प्रोफेसर अरोड़ा, डॉक्टर सिंह, आप इस हमारे शो में आए और इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी और इतने एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपने दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।